नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के तहत चंपावत में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता जारी। 120 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। प्रशासन मुस्तैद। उत्तराखंड भाजपा में संगठन चुनाव की कवायद तेज। 9 फरवरी को आयोजित होगी कार्यशाला। संगठन चुनाव पर होगा मंथन। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बागेश्वर में महिलाओं को दिया जा रहा सिलाई प्रशिक्षण। ट्रेनिंग लेकर 40 महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के तहत चंपावत जिले के काली नदी पर 3 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिले के टनकपुर बूम में आयोजित इस राफ्टिंग प्रतियोगिता में सलालम, मैराथन और स्टंट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों के 120 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। This is the first time Tamil Nadu joining the rafting in the national games. It was quite difficult for us because we didn't practice. The first event was our practice thing and we did quite fine to others and the experience was quite good and our accommodation, everything is good and our travel was perfect. Experience, this is our first time in river. We usually do it in ocean. Experience was quite good. वहीं जिला और पुलिस प्रशासन ने प्रतियोगिताओं को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। साथ ही खिलाड़ियों की सुविधाओं और सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। डेमो प्रतियोगिता यहाँ पे हमारे जो ब्रह्मदेव घाट है टनकपुर में, वहाँ पे प्रस्तावित की गई है और आज उसका प्रथम दिन है। तो आज जो फोरनून है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, उसमें हमारे जितने भी ये करीब 8 प्रदेशों से हमारी अलग अलग टीम्स जो आई हैं, वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके स्प्रिंट सेशंस चल रहे हैं, जिसके आधार पे इनकी रैंकिंग्स की जाएंगी और उसके बाद 2 बजे के पश्चात इनका जो है वो मैराथन जो सेशन यहाँ पे आज आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं 8, 9 और 10 को यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। ये अत्यंत गर्व का विषय है और बहुत हर्ष का विषय भी है कि आज हमें जो है एक 38वें राष्ट्रीय गेम को यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। 4 अलग अलग टाइप के इवेंट्स चलेंगे। इसमें हमने पूरे जोन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। टुलीघाट से काकड़घाट, काकड़घाट से चरनी मंदिर से टुलीघाट, टुलीघाट से काकड़घाट और काकड़घाट से बूमघाट। और सभी जगह पे पुलिस ड्यूटीज़ डिप्लॉयड है। इसके अलावा जल पुलिस और SDRF की टीमें भी हर घाट पे तैनात है। सारे व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे कॉशन टेप्स के साथ में, रस्से के साथ में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटीज़ और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके अकोमोडेशंस और उनके ट्रांसपोर्टेशंस में भी लाइजनिंग के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत हुए फुटबॉल टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल केरल की टीम ने जीता। हल्द्वानी के गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल मुकाबला उत्तराखंड और केरल के बीच खेला गया। कांटे की टक्कर में केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हराया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहद प्रतिभावान हैं और राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने ये साबित कर दिखाया है। उत्तराखंड के बच्चों में बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उनको मंच नहीं उपलब्ध होते थे। आज ही मंच हमको जब उपलब्ध हुए तो आपने खुद देखा, सिर्फ फुटबॉल नहीं, हर गेम में कहीं ना कहीं हमारे लोग बच्चे मेडल जीत रहे हैं। बैडमिंटन में भी हमने, आप देखिए कि हमने सिल्वर मेडल जीते हैं। तो लगातार हमारी जो बच्चे हैं वो हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सबको बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद यही करेंगे सरकार से भी, क्योंकि हम सब सरकार का भी एक हिस्सा है, कि ऐसे बच्चों को हम और अच्छी ट्रेनिंग देके उनको नेशनल लेवल पे और प्रोत्साहित करें कि वो खेल को अपनाएं और आगे बढ़ के देश के लिए भी मेडल जीत के।
फुटबॉल को लेकर दर्शकों में बेहद उत्साह था। फाइनल मुकाबला देखने के लिए प्रदेश के कई शहरों से करीब 200,000 से अधिक लोग स्टेडियम पहुंचे थे। उनका जोश देखकर केरल के खिलाड़ियों का भी जोश हाई रहा। It's a great win, especially like a crowd like this. It's very difficult to play for a home side, but I appreciate them. They support good football. That is the main thing for us. I like the way how they play. It's a great effort. Thank you very much. We want to survive that because we want to win. They have good support, but no problem. You send any message to Uttarakhand audience? Yeah, good support from the audience. उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्यों और पुरोहितों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर प्रदेश सरकार का आभार जताया। साथ ही चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने के सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी हितधारकों के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 9 फरवरी को कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठन चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जो मंडल अध्यक्ष के पैनल लाएंगे और फिर सर्वसम्मति से मंडल अध्यक्षों का चयन हो जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की माने तो फरवरी के अंत तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठन चुनाव की कार्यशाला है और उस कार्यशाला में हमने अभी अपने प्रत्येक विधानसभा के 3 लोग पर्यवेक्षक के रूप में तय किए हैं। हमने जिले के चुनाव अधिकारी पूर्व में घोषित कर दिए थे। एक बार कल की कार्यशाला के बाद नीचे जाकर मंडलों में जाकर हर विधानसभा की, इसमें 3 मंडल है, 4 मंडल है, हर मंडल से पार्टी वहाँ के प्रमुख चर्चा वार्ता करने के बाद एक पैनल हमको प्राप्त होगा। हम उसमें सहमति बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है कि सर्वसम्मति से हमारे मंडलों का विधिवत रूप से गठन हो जाए। उसके बाद जिले के गठन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग 28 फरवरी तक जिले का भी पैनल मंगवा देंगे। उसको कि जिले का पैनल पर चर्चा जहां हम प्रदेश स्तर पर करेंगे, वही हम जिले के पैनल को केंद्र को भेजेंगे। केंद्र की सहमति के बाद हम जिला अध्यक्ष को विधिवत रूप से घोषणा करेंगे। देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने तमाम पार्षदों समेत शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि राजधानी को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, राजधानी देहरादून में कई जगहों पर हो रहे विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की, जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर, क्योंकि अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा। सुगम्य भारत अभियान के तहत पौड़ी में दिव्यांगों के लिए सुगम्य यात्रा अभियान का शुभारंभ किया गया। सुगम्य भारत अभियान का मकसद सार्वजनिक स्थानों और सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि सुगम भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का भ्रमण करवाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें इन स्थानों पर कोई समस्या न हो। यदि किसी स्थान पर अवरोध पाया जाता है तो उसे दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। एक भारत का ये जानना है कि हम दिव्यांगों को सार्वजनिक जो हमारी जगह होती हैं, सरकारी कार्यालय, अस्पताल या हमारे जो पिक्चर हॉल है, बहुत पहले से हम एक सुगम भारत अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है कि दिव्यांगों की वहाँ एक्सेसिबिलिटी हो, वो वहाँ पहुँच सकें, उनके लिए वॉशरूम एक्सेसिबल हो, बसें एक्सेसिबल हो, प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल हो। जो अभी आदेश आया उसके तहत हम दिव्यांग सुगम यात्रा निकाल रहे हैं। सुगम का मतलब उनके लिए यात्रा कितनी सुगम है। तो अभी हमने देखा कि हमने जिला कार्यालय पौड़ी में दिव्यांगों को लिफ्ट के द्वारा ऊपर पहुंचाया था और उनको समझाया कि आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से हम जिला अस्पताल लेके जाएंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ दिव्यांगों के पहुंचने के लिए जगह बनाई गई है कि नहीं बनाई है, रैंप बने हैं कि नहीं बने हैं,
व्हील चेयर्स रखी हैं कि नहीं रखी हैं, लिफ्ट लगी है कि नहीं, ऐसे हम एसडीएम के पास जाएंगे, वहां देखेंगे, तहसील में देखेंगे। हमारा मकसद है कि हमें फाइंड आउट करना कौन सी ऐसी सरकारी जगह रह गई हैं जहां पर अभी भी दिव्यांगजनों को पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।